नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हीगल के राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन करेंगे। हीगल के राजनीतिक दर्शन के सबसे पहले प्रभाव का अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात उसकी आलोचना करेंगे। हीगल के दर्शन के बारे में मैक्सी का ये कहना है कि हीगल के राजनीतिक दर्शन का तात्कालिक उद्देश्य जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। हीगल एक सच्चा देशभक्त था और वह जर्मनी को जो तत्कालीन दुर्दशा थी, उस दुर्दशा से जर्मनी को मुक्त करके उसे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना था। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में मैकियावेली के बारे में भी देखा था कि मैकियावेली भी एक सच्चा देशभक्त था और अपने युग की परिस्थितियों का उस पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा और इटली को पुराने वैभव तक कैसे पहुंचाया जाए, उसी के लिए उसने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया था। मैकियावेली के बाद हीगल भी इसी प्रकार के विचारों को लेते हुए जर्मनी को, अपने देश को एक सर्वशक्तिमान देश बनाना चाहता था। तो मैक्सी ये कहता है कि हीगल की यह जो इच्छा थी जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण की, यह इसका जर्मनी पर तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी राष्ट्र राज्य की ये जो भावना है ये बलवती हो उठी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में हीगल के प्रभाव से राष्ट्र राज्य का यह जो गुणगान प्रारंभ हुआ, इसने न केवल यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों के युग को प्रारंभ किया, वरन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी, अमेरिका में भी राष्ट्र राज्य की यह भावना बलवती हो उठी। सेबाइन का ये कहना है कि अरस्तु के बाद में हीगल पहला विचारक हुआ था जिसने राज्य के सिद्धांत का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया था, एक पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया था। हीगल के यदि देन की हम चर्चा करें, उसके प्रभाव की चर्चा करें, तो उसके 3 मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहला, हीगल की दार्शनिक पद्धति। यह एक उसकी बहुत महत्वपूर्ण देन थी दुनिया के विकास को समझने के दृष्टिकोण से, दर्शन को समझने के दृष्टिकोण से, और इस दुनिया की या राजनीतिक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, जिसमें वाद यानी कि मूल विचार, उसका प्रतिवाद यानी कि उसका विरोधी विचार, और मूल विचार और विरोधी विचारों के मिलन से एक तीसरा अधिक उत्कृष्ट और श्रेष्ठ विचार। इस तरह से इस दुनिया में सर्वत्र वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से जो है वो दुनिया आगे बढ़ती रहती है। यह जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, इस द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से हीगल ने यह समझाने का प्रयास किया कि दुनिया का जो इतिहास है वो एक सीधी सरल रेखा में आगे नहीं बढ़ता है, वरन एक बहुत ही जटिल द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। यह द्वंद्वात्मक पद्धति जो कि एक बहुत ही सशक्त तार्किक दृष्टिकोण से हीगल ने प्रस्तुत की थी, यह हीगल की एक बहुत महत्वपूर्ण देन है राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में। इसी के कारण राजनीति की वास्तविकता को समझना और अधिक संभव हो सका। द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही हीगल ये कहता है कि हम किसी भी वस्तु के संपूर्ण सत्य को समझ सकते हैं। यदि हम कालापन जो है उसको यदि समझना चाहते हैं तो उसके विरोधी विचार, उसको हम गोरेपन से समझना पड़ेगा। अच्छाई को यदि हम ठीक से समझना चाहते हैं तो उसके विरोधी विचार, बुराई को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह से प्रत्येक वस्तु के 2 रूप होते हैं, उसका एक सकारात्मक और उसका एक नकारात्मक रूप, और इन दोनों के संयोग से एक तीसरा एक अधिक अच्छा रूप प्रस्तुत होता है जिसमें पिछले रूप के नकारात्मक तत्व नहीं होते हैं। यह उसकी एक द्वंद्वात्मक पद्धति, उसकी महत्वपूर्ण देन। उसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण देन वो थी राष्ट्र राज्य का गुणगान, या उसके दर्शन का जो स्वाभाविक परिणाम है वो राष्ट्र राज्य तक पहुंचा। हीगल का यह मानना कि जो ईश्वर है वो अपने आप का जो आत्म प्रकटीकरण करता है वो राष्ट्र राज्य में आकर के
पूरा हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। इस धरती पर जो राज्य है वो ईश्वर का ही प्रकटीकरण है। वो ये कहता है कि राज्य इस धरती पर ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। इस प्रकार से राष्ट्र राज्य का इस प्रकार का महिमा मंडन हीगल के द्वारा करना और उसे ईश्वर के समकक्ष इतना ऊपर उठा देना कि वहाँ उसके आभा और उसके प्रभाव के सामने मनुष्य बहुत बौना और बहुत छोटा हो चला था। इस तरह से राष्ट्र राज्य की उसकी जो इतना अधिक आदर्शीकरण कर देना, राज्य को एक सर्वाधिकार प्रदान कर देना, यह हीगल के दर्शन का एक दूसरा प्रभाव था। हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे इसका दुनिया पर प्रभाव पड़ा। और तीसरी जो हीगल की मुख्य जो देन है वो है उसके इतिहास के विकास की व्याख्या। हीगल का यह बताना कि जो विश्वात्मा है, जो ईश्वर है, वो अपने आप का प्रकटीकरण इस जड़ जगत से और वनस्पति जगत और पशु जगत से आगे बढ़ता हुआ मनुष्य और उसके द्वारा जो बनाई जाने वाली विभिन्न संस्थाएं, परिवार, नागरिक समाज और राज्य, यहाँ तक उसका जो विकास है वो एक निरंतर ईश्वर की इच्छा का प्रकटीकरण है। इसलिए जिसे हम इतिहास कहते हैं वह ईश्वर की पूर्व नियोजित योजना का ही परिणाम है। इसमें न तो किसी प्रकार का कोई भाग्य का योगदान है और न ही मनुष्य इसमें अपना कोई इंटरवेंशन या अपना कोई हस्तक्षेप करना चाहता है। ये तीन महत्वपूर्ण जो प्रभाव हैं वो हीगल के दर्शन के, वो हीगल के दर्शन में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से अच्छी तरह से गुथे हुए थे, लेकिन ये जो प्रभाव हैं ये आने वाले विचारकों पर तीन अलग अलग धाराओं में निकल गए। यदि हम उसके दार्शनिक पद्धति की बात करें तो दार्शनिक पद्धति का उसकी यदि हम द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करें तो उसके द्वंद्वात्मक पद्धति का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वो कार्ल मार्क्स पर पड़ा। कार्ल मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, किंतु उसका जो उद्देश्य है उसको उसने अस्वीकार कर दिया। कार्ल मार्क्स के बारे में हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, तब हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ हीगल के संदर्भ में हमें यही समझना है कि कार्ल मार्क्स ने हीगल से उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण किया और उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति के विचार को, उसके विचारवाद को उसने या आदर्शवाद को खारिज कर दिया और भौतिकवाद का अपना नया जो प्रस्थापना है वो इसके साथ जोड़ दी। इस प्रकार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति कार्ल मार्क्स के हाथ में जाकर के साम्यवाद को उत्पन्न करती है। एक साम्यवाद कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है और यह जो मार्क्सवाद है इसमें हीगल का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था राष्ट्रीय राज्य, मार्क्सवाद उस राष्ट्रीय राज्य की सर्वाधिक आलोचना करता है और उसे समाप्त करने की बात करता है। तो हीगल के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि कार्ल मार्क्स के माध्यम से, उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से उसने एक मार्क्सवाद का निर्माण किया। एक बहुत सबल, बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा मार्क्सवाद हीगल की ऋणी है। इसका जो दूसरा जो तत्व है हीगल का, राष्ट्र राज्य का आदर्शीकरण, उसका जो राष्ट्र राज्य की जो देन है उसका प्रभाव जर्मनी और इटली के देशभक्तों पर पड़ा। जैसा कि मैकगवर्न ये कहता है कि हीगल का जो विचार था वो बिस्मार्क के कर्म में पूरी तरह से फलीभूत हो गया। हीगल के विचारों पर चलते हुए बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के जो फासीवाद और नाजीवाद हैं ये ही हीगल के दर्शन का परिणाम कहा जा सकता है। इसलिए एक तरफ एक विचारधारा निकली मार्क्सवाद, दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा निकली
फासीवाद, जो कि राष्ट्र राज्य के उसके गौरव को उच्चतम सीमा तक ले जाती है और उसका विस्फोटक रूप प्रस्तुत करती है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इस प्रकार से युद्धों का जो उन्माद है, जो कि हीगल के दर्शन में उसका एक परिणाम है, दुनिया पर भी उसका युद्धों के रूप में ही, और दुनिया के जो दूसरे विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का जो हम कह सकते हैं कि परिणाम है, वो हीगल के दर्शन का ही परिणाम था। और इसकी जो तीसरी धारा निकली, आदर्शवाद की जो धारा है कि यह दुनिया जो है ये मनुष्य के हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है, वरन ईश्वर की योजना का ही एक प्रकटीकरण है। यह जो आदर्शवाद है, उसकी आदर्शवादी धारा इंग्लैंड में जाकर के उदारवाद के रूप में एक तीसरी धारा निकली। टी.एच. ग्रीन ने हीगल के आदर्शवाद को ग्रहण किया, इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुरूप उसमें कुछ संशोधन किए, और इंग्लैंड में उस समय जो एक तीव्र व्यक्तिवाद चरम सीमा पर था, उस तीव्र व्यक्तिवाद पर हीगल के दर्शन को अपनाते हुए टी.एच. ग्रीन ने उस पर कुठाराघात किया और तीव्र व्यक्तिवाद पर आधारित उदारवाद को आदर्शवादी धारा में मोड़ दिया। टी.एच. ग्रीन का जो दर्शन है, उसका अध्ययन भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से ही जो विभिन्न 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो तीन महत्वपूर्ण विचारधाराएं निकली, उदारवादी आदर्शवाद, फासीवाद और साम्यवाद या मार्क्सवाद, इन तीनों ही विचारधाराओं पर हीगल का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था, और ये तीनों ही विचारधाराएं हीगल के दर्शन के अलग अलग बिंदुओं से निकली थी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये विचारों की ये जो त्रिवेणी थी, इसका जो स्रोत है वो एक ही था, हीगल का दर्शन, किंतु उस स्रोत के अलग अलग बिंदुओं से तीन अलग अलग धाराएं प्रभावित हुई, और ये तीनों ही धाराएं बहुत शक्तिशाली थी। इन्होंने दुनिया के राजनीतिक चिंतन को बहुत हद तक प्रभावित किया। इनके अतिरिक्त सेविग्नी जैसा इतिहासकार, जो कि बर्लिन विश्वविद्यालय में हीगल का ही एक सहयोगी प्रोफेसर था, उस पर भी हीगल के दर्शन का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार से ड्रॉयसन और ट्रीट्सके जैसे विचारक, जो कि एक कठोर आदर्शवादी विचारक माना जाता है, ट्रीट्सके और नीत्शे, आने वाले अनेक विचारकों पर हीगल का प्रभाव रहा। अमेरिका में जॉन डीवी हीगल के विचार से प्रभावित हुए, और दुनिया के राजनीतिक विचारकों में बहुत कम विचारक ऐसे रहे जो हीगल के दर्शन से प्रभावित नहीं हुए। अब यदि हीगल के दर्शन की यदि हम मूल्यांकन करते हुए आलोचना की बात करें, तो हम संक्षेप में हम ये कहेंगे, जैसा कि इसकी आलोचना करते हुए सेबाइन ने ये कहा था कि हीगल का दर्शन बहुत अधिक जटिलताओं से भरा हुआ था, और उसके दर्शन को समझना कोई आसान कार्य नहीं था। इसी तरह से आइवर ब्राउन का जो हीगल के दर्शन के बारे में जो मूल्यांकन है, वो ये है कि हीगल के दर्शन को मानने का अर्थ ये है कि आत्मा की दास्ता स्वीकार कर लेना, भौतिक अधीनता को स्वीकार कर लेना, अनिवार्य सैनिक भर्ती, राष्ट्रों के आपस में होने वाले युद्धों को स्वीकार कर लेना, शांतिकाल में एक शक्तिशाली राजा की अधीनता में, और युद्ध काल में युद्ध के देवता का गुणगान करना, यह हीगल के दर्शन का प्रभाव है। अर्थात आइवन ब्राउन का यदि हम एक शब्द में कहें तो ये कहना है कि हीगल का प्रभाव दुनिया पर बहुत ही नकारात्मक और विध्वंसक प्रभाव रहा था। मिक्सी का ये कहना है कि हीगल जब ये कहता है कि राज्य इस धरती पर ईश्वर का ही अवतरण है, तो वह राज्य की तानाशाही को, राज्य के निरंकुशवाद को उच्चतम स्तर तक पहुंचा देता है। हीगल का जो राजनीतिक दर्शन है, उसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि उसने इस दुनिया की राजनीति में एक निरंकुश राज्य की अवधारणा को बलवती करा,
फांसीवाद के उदय, बिस्मार्क के आने के बाद और फांसीवाद के आने के बाद ये जो पहला और दूसरा विश्व युद्ध है, ये हीगल के दर्शन के का ही बौद्धिक परिणाम कहा जा सकता है। हीगल के जो मुख्य बिंदु हैं उसकी आलोचना के, उनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है जो हीगल ने दी, वो एक बहुत ही अस्पष्ट और अतार्किक पद्धति है। यद्यपि वह मूल रूप में ठीक है, किंतु हीगल उसकी मनमानी व्याख्या करता है और हीगल की उस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि हीगल का ये कहना द्वंद्वात्मक पद्धति पर चल कर के वो ये कहता है कि राष्ट्र राज्य पर आकर के और दुनिया का जो विकास है वो थम जाएगा। किंतु उसी द्वंद्वात्मक पद्धति से हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल अलग परिणाम निकाले थे और मार्क्स ने ये कहा था कि दुनिया का जो विकास है वो तभी रुकेगा जब इस धरती पर से राज्य नामक संस्था का ही समापन हो जाएगा, उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो द्वंद्वात्मक पद्धति जो है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बहुत ही अस्पष्ट और सर्वथा अवैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा जो आलोचना की जो मुख्य बात है वो उसके राष्ट्र राज्य की अवधारणा है। राष्ट्र राज्य का ईश्वरीयकरण कर देना और उसके कारण उसको उस स्थान तक पहुंचा देना कि वहाँ व्यक्ति की आलोचना का कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। व्यक्ति जो है उस राज्य का केवल एक मशीन के पुर्जे की तरह एक पुर्जा बना रहे, जिसे जब चाहे निकाला जाए, जब चाहे फेंक दिया जाए, राज्य के लिए जब चाहे उसका बलिदान कर दिया जाए। हीगल ने राज्य को एक साध्य बना दिया और व्यक्ति को उसके साध्य की प्राप्ति का एक साधन बना दिया। हीगल के हाथ में आकर के दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है मनुष्य की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ हीगल के दर्शन में आकर के परतंत्रता बन गया। राज्य के अधीन मनुष्य की परतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता केवल राज्य के आदेशों के पालन करने में है। मनुष्य अपनी स्वतंत्रता की उपलब्धि तब करता है जब राज्य के द्वारा थोपे गए युद्ध में भाग लेकर के वह अपने आप को समाप्त कर दे। इस तरह स्वतंत्रता की एक विकृत व्याख्या हीगल के दर्शन में सामने आई थी, जिसको कि राजनीतिक विचार में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हीगल की एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो आलोचना है वो ये है कि हीगल राष्ट्र राज्य की एक उग्र व्याख्या प्रस्तुत करता है जिसमें अंतर्राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। और आज हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रवाद ही दुनिया की एक आने वाली सच्चाई है। हम उग्र राष्ट्र राज्य के दौर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जो तकनीक का युग है जिसमें एक आंतरिक एकता है, वो आंतरिक एकता राजनीतिक एकता में भी कहीं न कहीं नज़र आनी चाहिए। और एक विश्व राज्य की जो प्राकल्पना है जो भारत में अरविंद ने करी, महर्षि अरविंद ने, हीगल वहाँ तक नहीं पहुँच सका। वह तो राज्य को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में ही स्थापित कर देता है। हीगल का जो दर्शन है वो पूर्वाग्रहों पर आधारित है। वह शक्ति को आदर्शीकरण करके शक्ति की पूजा करने का एक दर्शन बन जाता है, युद्धों की आराधना करने का एक दर्शन बन जाता है। हीगल जो है वो एक अनुदारवादी धारणा प्रस्तुत करता है जिसमें मनुष्य के उद्देश्य के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे उद्देश्य हीगल के दर्शन में कहीं भी सामने नहीं आते हैं। और हीगल का जो दर्शन है वो राजतंत्र के सर्वसत्तावाद पर आधारित है। राजतंत्र जिसको कि हम शताब्दियों पीछे छोड़ आए हैं और आज का जो हमारा युग है वो तो लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र के इस युग में हीगल के विचार अनुदारवादी विचारों का जो है वो पोषण करने के समान है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हीगल के यदि विचारधाराओं की दृष्टि से यदि प्रभाव की बात करें तो हम देखेंगे कि हीगल के विचारों से निकल कर के अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधाराएं सामने आई, किंतु हीगल का जो दुनिया पर जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से विध्वंसात्मक प्रभाव पड़ा, एक युद्धोन्मादी प्रभाव पड़ा। और हीगल शांति को प्रगति का दुश्मन समझता था और वो ये कहता था कि शांति है वो लोगों में आलस पैदा करती है, निष्क्रियता पैदा करती है, इसलिए
राज्यों का गौरवगान करते हुए निरंतर युद्ध होने चाहिए। हीगल का इस ध्वंसात्मक दर्शन की जितनी आलोचना की जाए वो कम है। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि हीगल के राजनीतिक दर्शन का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा वो तात्कालिक दृष्टिकोण से ठीक था, किंतु समग्र रूप से उसके दर्शन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही हीगल के बारे में हमारा अध्ययन समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पहले कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे और कार्ल मार्क्स का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात टी.एच. ग्रीन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।